नमस्कार। आज का हमारा विषय है जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियां। जनसंचार माध्यमों में सभी का रोजाना वास्ता पड़ता है। वैसे सबकी पसंद अपनी अपनी होती है, लेकिन पसंद के पीछे कुछ कारण जरूर हैं। आप या परिवार या मित्र सबकी रुचियां भिन्न है और उसी भिन्न रुचि के कारण हमें सभी भिन्न प्रकार के माध्यम अच्छे लगते हैं या कम लगते हैं। किसी को अखबार पढ़ना पसंद है, वो अखबार पढ़ के अपने शब्द रुचि को बढ़ाना चाहता है, अपने नॉइज़ को इम्प्रूव करना चाहता है। किसी को रेडियो सुनना पसंद है, किसी को एक दिन ऐसा टीवी देखना आएगा पसंद जब है, ये घिस दृश्यों घिस कर में खत्म हो आनंद की जाएगी। अनुभूति प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अतः 2013 हर में दोहराया माध्यम था। की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं या खामियां होती हैं, जिसके कारण कोई माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद आता है तो किसी को कम। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है या कोई दूसरा उससे कम या कमतर है। सभी की अपनी कुछ खूबियां और खामियां हैं। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क चाहे जितना हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। तो अब बात करते हैं इनकी खूबियों व खामियों की। सबसे पहले आता है प्रिंट या मुद्रित माध्यम। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापेखाने को देखते हैं उसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। छापाखाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसा की शुरुआत में छापेखाने की अहम भूमिका थी। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफ़ी बदलाव आया है। मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है। हमारे दैनिक जीवन में इनका विशेष महत्व है। प्रिंट माध्यमों की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रिंट माध्यमों के छपे शब्दों में स्थायित्व होता है। 2, हम उन्हें अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। नंबर 3, पढ़ते पढ़ते कहीं भी रुक कर सोच विचार कर सकते हैं। नंबर 4, इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। नंबर 5, इसे पढ़ने की शुरुआत किसी भी पृष्ठ से की जा सकती है। नंबर 6, इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखकर संदर्भ की भ्रांति प्रयुक्त किया जा सकता है। नंबर 7, यह लिखित भाषा का विस्तार है, जिसमें लिखित भाषा की विशेषताएं निहित हैं। यदि इसकी खामियों की बात करें तो पहली खामी जो सबसे आवश्यक है, जिसे किसी तरह से भी अनदेखा नहीं कर सकते, नंबर 1, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं है। निरक्षर अनपढ़ लोगों के लिए मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 3, पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 4, ये रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। ये निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं, जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। नंबर 5, अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ साथ प्रिंट मीडिया
या मुद्रित माध्यम के लेखन के लिए भी कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। मुद्रित माध्यमों में लेखक को स्पेस का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है तो उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती। नंबर 2, मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर लिया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्ध वहीं चिपक जाएगी। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। नंबर 3, भाषा सरल, सहज तथा बोधगम्य होनी चाहिए। नंबर 4, शैली रोचक होनी चाहिए। और नंबर 5, विचारों में प्रवाहमयता व तारतम्यता होनी चाहिए। इसके बाद आता है रेडियो। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने या देखने की कोई सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होती है। रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों, तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ है। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं, इसलिए उसके लेखन में इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12-13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। पृष्ठों के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, अंक आदि नहीं लिखे जाने चाहिए। इसके बाद आता है टेलीविज़न। टेलीविज़न में दृश्यों की महत्ता सबसे ज़्यादा है। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है और इसके लिए समाचार या आलेख लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्यों के अनुकूल हों। टेलीविज़न लेखन, प्रिंट और रेडियो दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स, जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो आसमान की ही बात लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसी का जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार खबरों का विभिन्न चरण है, जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रचलित है। यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी ये सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंचती हैं, जैसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फ़ोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश।
ये तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, कम से कम शब्दों में इस सूचना को दिया जाता है। उसके बाद है ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते तब तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। फ़ोन इन। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिलती है वह फ़ोन पर वाचक को, एंकर को देता है और एंकर दर्शकों को। एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। एंकर बाइट यानी कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर की पुष्टि करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर या सुनाकर खबर को प्रमाणित किया जाता है। लाइव यानी किसी खबर का सीधा प्रसारण घटनास्थल से। टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सके। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते या बताते हैं। एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक्स के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि जो होती हैं दर्शकों तक पहुंचाते हैं। टेलीविज़न लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहां जैसी ज़रूरत होती है वहां वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके, उसमें निहित अर्थ को सामने लाए ताकि खबर के सारे आशय खुल सकें। उसके बाद आता है इंटरनेट। इंटरनेट को इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। नई पीढ़ी के लिए अब यह एक आदत सी बनती जा रही है। जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हैं या जिन्हें 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज़ पर छपे हुए अखबार उतने ताज़े और मन भावन नहीं लगते। इंटरनेट सिर्फ एक टूल नहीं, अर्थात सिर्फ औजार नहीं जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत या सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी दो रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग होता है। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन तथा पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। इंटरनेट पर खबरों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास का पहला दौर था 1982 से 1992 तक, जबकि चला 1993 से 2001 तक। तीसरा दौर इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से
अब तक। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, इसलिए बड़े प्रकाशन समूह ये देख रहे थे कि कैसे अखबारों की सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो। तब AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर प्रयोगों का ही दौर कहा जाएगा। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। इस दौर में तकनीक स्तर पर भी इंटरनेट का ज़बरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML अर्थात हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आई, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्कोप नाम के ब्राउज़र आए। इन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न और तेज़ रफ्तार वाला बना दिया। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविज़न समूह विश्व जाल में आए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफ़ी विस्तार हुआ। न्यू इंडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया, पर उतनी ही तेज़ी के साथ उसका बुलबुला फूटा। 1996 से 2000 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज़्यादातर .com कंपनियां बंद हो गई। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए। .com का तूफान आया और बुलबुले की तरह फूट गए। अंततः वही टिके रहे जो मीडिया उद्योग में पहले से टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। हिंदी नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण भी शुरू हुए, जहां पर अब पूरा जो मुआयना, इसमें दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। इससे खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं। इससे खबरों की पुष्टि तत्काल होती है। इसमें न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन ही होता है, बल्कि खबरों को बैकग्राउंड तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। इसके लाभ के साथ साथ इसके लाभ हैं हर समाचार एवं सूचनाएं उपलब्ध होना, अत्यंत तीव्र गति वाला माध्यम है, ज्ञान एवं मनोरंजन का अद्भुत खजाना, समूचा अखबार इंटरनेट पर मौजूद है, साहित्यिक पत्रकारिता हेतु उचित मंच है इंटरनेट, किंतु इसके नुकसान है, अश्लीलता फैलाने वाला साधन बन गया है इंटरनेट, दुष्प्रचार का साधन भी है, महंगा साधन है, श्रामक या भ्रामक खबरों की भरमार इस पर मिल सकती है, हिंदी के किसी मानक का भी अभाव इस पर मिल सकता है। इसके कारण युवा अनैतिक कार्यों की ओर अधिक आकृष्ट हो रहे हैं।